दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी गुड़िया का ब्याह। आसमान में शाम का सूरज ऐसा लग रहा था मानो दिन भर की उछल कूद के बाद अब बादलों के पीछे सुस्ताने जा रहा हो, और उससे रिले रेस करती मैं तेज कदमों से अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी जा रही थी। मेरी इवनिंग शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। वार्ड के शोरगुल में पहुंचते ही नर्स ने मुझको पेशेंट्स की फाइलें पकड़ाते हुए कहा, अभी तक ये उद्यमी चुपचाप थे। वाकई डॉक्टर नेहा, बच्चे आपके साथ कुछ ज़्यादा ही मस्ती करते हैं। अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए मैंने उनकी फाइलें देखने में ध्यान लगाया। सचमुच चुपचाप लेटे बीमार बच्चों को देखकर मेरा मन न जाने कैसा हो जाता। मेरी कोशिश रहती कि जल्दी से ये नटखट ठीक होकर खूब शैतानियाँ करें। राउंड लगाते हुए एक बच्चे की आईवी चेक करते हुए मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और दूसरे के पेट में हल्के से गुदगुदी कर दी। कुछ और मुस्कुराहटें वापस लाने को बचकाने चुटकुले सुनाए, फिर गले में टंगा स्टेथोस्कोप ठीक करते हुए अगला वार्ड चेक करने लगी। कुछ कुनमुनाते बच्चों को छोड़कर मेरे ज़्यादातर नन्हे मुन्ने पेशेंट अब आराम कर रहे थे और झपकियाँ लेते तीमारदारों के चेहरों पर सुकून झलक रहा था। लेकिन आज काम करते हुए मैं अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश कर रही थी। बचपन में लगी पैर की चोट का अचानक से दर्द उभर आया था, और उसके साथ ही अपनी जिज्जी से मिले जिस दर्द को भूलने की मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी वो सब याद आ रहा था। संभलने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचते ही मैंने फ्रिज खोला और एक सांस में पानी की बोतल खाली कर दी। फिर खिड़की खोलकर कुछ गहरी सांसें लीं। सुबह का कहीं नामो निशान नहीं था। कुर्सी पर बैठकर मैंने पैर स्टूल पर टिका दिए। मेज पर रखे फ्लास्क से मग में कॉफ़ी उड़ेलते हुए मैं टेबल पर पड़ी डाक देखने लगी। तभी एक कार्ड हाथ से टकराया। कुमकुम लगा, शादी का सुनहरा इनविटेशन कार्ड। चौंक कर मैंने लिफाफा उठाया, उल्टा पलटा। तभी कार्ड भेजने वाली के नाम पर मेरी नजर पड़ी। एक झटके से मैं उठ के खड़ी हो गई। धौंकनी सी चलती सांसों पर काबू करने की कोशिश करते हुए मैंने वो नाम दोबारा पढ़ा, मिसेस निशा सिंह। एक बारगी मैं कुर्सी पर ढह गई। कांपते हाथों को लिफाफे पर फिराते हुए मेरी आंखें भर आईं। इसमें मेरी भांजी की शादी का कार्ड था, जिसको भेजने वाली थी जिज्जी, मेरी निशा जिज्जी। यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझको याद किया था। मेरे होंठ फिर बुदबुदाए, जिज्जी, और रोकते रोकते भी आंसुओं की चंद बूंदें लिफाफे पर रखे उनके नाम पर टपक पड़ी। उन्हें पोंछकर मैंने कार्ड बाहर निकाला। साथ में एक पुर्जा भी निकल आया। लिखा था, अपनी गुड़िया के ब्याह में पक्का आना है तुझे। बस इतना ही। न ऊपर मेरी घुन्नी लिखा था, न ही नीचे तुम्हारी जिज्जी। लेकिन मुझे लिखकर मिटाए हुए वो धुंधले लफ्ज नजर आ रहे थे। मैंने दूसरी बार उसे पढ़ा, फिर और कई बार। सर्द पड़ गए हमारे रिश्तों को ये खत कुछ पिघलाने की कोशिश कर रहा था। वो एक गुड़िया का ब्याह ही तो था जिसने मेरे जैसी एक दब्बू, चुप्पा और घुन्नी लड़की को उसकी प्यारी जिज्जी से हमेशा के लिए अलग कर दिया था। इतने वक्त बाद फिर वही शब्द मुझे अतीत की ओर खींचे ले जा रहे थे, और बेबस मैं यादों के गलियारे में पीछे की ओर दौड़ती चली जा रही थी, जहां 10-12 बरस की जिज्जी थीं और 7-8 साल की उनकी छाया में छिपी मैं। जिज्जी मेरी जिंदगी की परी कथाओं की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी छाया में मेरा अपने रंग रूप, शक्ल सूरत, बोलचाल को लेकर कमतरी का एहसास कहीं छिप जाता था। उसके अपने साथ होने का यकीन मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तभी तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश उसके जैसा बनने की ही थी। उसका मुझे नेहा की जगह घुन्नी कहना औरों को अजीब लगता, लेकिन मैं निहाल हो जाती। पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े जो वो फेंक देती, मैं उनसे उसकी नकल में लिखने की कोशिश करती। अपनी हर नई क्लास में उसी की पुरानी किताबें ललक कर ले जाती
रोज दीवार से सटकर खड़ी होती और अपने सर के ऊपर निशान लगाकर गौर से देखती। सोचती कब मैं और लंबी हो जाऊं ताकि जिज्जी की फ्रॉक मुझको मिल जाए। कत्थक वो नाचती और मैं दौड़ दौड़ कर घुंघरू के गिरे दाने बीन लाती, इससे पहले कि वो जिज्जी के पैरों में गड़ जाएं। बैडमिंटन खेलती वो और शटलकॉक उठाने भागती मैं। इधर जिज्जी कोई फरमाइश करती, उधर मैं अपना सब भूल जाती। उसके प्यार के साथ मुझे गुरूर भी था कि जिज्जी भी मुझे ही सबसे ज्यादा चाहती थी, इसीलिए उसकी हर नखरीली मनमर्जी मेरे लिए पत्थर की लकीर हुआ करती। उस शाम जब हम सब मोहल्ले वाले पार्क में खेल रहे थे, तभी टिप्पी टिप्पी टॉप को अचानक बीच में रोककर वो बेंच पर बैठने चल दी। सब उनको घेर के खड़े हो गए। अवंतिका ने मुंह बनाया, क्या हुआ भाई निशा? नजाकत से पसीना पोंछ के वो बोली, मुझे अपनी गुड़िया का ब्याह करने का आइडिया आया अभी, कैसा रहेगा? ये तो बिल्कुल नई चीज थी। कुछ ने हामी भरी, कुछ ना नुकुर करने लगे, लेकिन मेरे लिए तो जिज्जी की बात ब्रह्म वाक्य थी। हाँ, गुड़िया का ब्याह रचाएंगे। ये बोलते हुए मैं नहीं जानती थी कि मैं एक ऐसी बात की हामी भर रही थी जो मेरी जिंदगी में भूचाल लाने वाली थी। अब जिज्जी के दिमाग में गुड़िया के ब्याह का विचार आ ही गया तो सब वहीं गोला बना के बैठ गए। सबको पता था कि हमारी नानी की बनाई कपड़े की गुड़िया बहुत खूबसूरत थी। नानी ने काले धागे से उसकी कजरारी आंखें और लाल ऊन से होंठ काढ़े थे। मम्मी कभी उसके लिए फ्रॉक सिलती, कभी सलवार कुर्ता, तो कभी घाघरा चोली। यानी बन्नी तो हमारी रेडी थी। अब देखना था कि गुड्डा किसका क्वालिफाई करेगा। हम में से कौन उसकी साइड जाएगा, कौन गाना बजाना देखेगा, कौन खाना पीना संभालेगा, कौन पंडित जी बनेगा, वगैरह वगैरह। खूब चक्कर पकड़ हो रही थी और जिज्जी के पीछे उकड़ू बैठी मैं एक टक उसे ही निहार रही थी। तो बस आनन फानन में तय हो गया कि गुड्डा अवंतिका का ही होगा। हालांकि उसका गुड्डा इतना भी खास नहीं था, पर था वो भी कपड़े का और उसके पास अच्छे शर्ट पैंट भी थे। फिर उसके भाई की 3 पहिए वाली साइकिल पे बारात भी आ सकती थी। बुल्लन की छोटी सी ढोलक, ऋषभ का मेले में खरीदा गया एक तारा, सीटियां वगैरह सब बारातियों के हवाले हो गईं। 3 दिन बाद ब्याह होना तय हो गया। हमारे घर में सरगर्मियां तेज हो गईं। मम्मी सिलाई मशीन पर अपनी पुरानी साड़ियों, दुपट्टों की कतरनों से गुड़िया के लहंगे सिलने लगी। पापा को सामान की लिस्ट थमा दी गई और मुझको जिज्जी ने बन्ना बन्नी गाते वक्त हारमोनियम की धौंकनी आगे पीछे हिलाने का काम सौंप दिया। देखना मोहल्ले वाले याद रखेंगे ये शादी, वो गर्व से कहती और मैं जल्दी जल्दी ऊपर नीचे सर हिलाती। इस भागदौड़ में शादी का दिन आ भी गया। बुआ की शादी में सिलवाया झमाझम लहंगा पहनकर जिज्जी तैयार थीं और उनकी गुड़िया भी। मैं बंधनवार टांगने के चक्कर में मूड़े से कस के गिर पड़ी थी। पैर सूज आया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। बहुत सारे काम जो बाकी थे। अंदर आई तो देखा जिज्जी के एक हाथ में बुआ का लिक्विड बिंदियों का गोल डब्बा था और दूसरे हाथ में उसी की एक स्टिक लेकर वो गुड़िया के माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगा रही थी। तभी बाहर से ड्रम बजने की तेज आवाज आई और उसका हाथ हिल गया। वो चीख पड़ी। मैंने जल्दी से पास जाके देखा तो गुड़िया की ऐन आंख के ऊपर एक बड़ा सा लाल निशान बन गया था। मेरी तो सांस ही अटक गई। उसने घबरा कर रुमाल के कोने से उस निशान को रगड़कर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मिटने के बजाय और फैल गया। जिज्जी के चेहरे पर पहली बार मुझे इतनी घबराहट दिखाई दे रही थी। जल्दी जल्दी रगड़ने की वजह से गुड़िया के आधे माथे से लेकर गाल तक एक लाल धब्बा फैल गया था। जिज्जी का तो पूरा चेहरा ही लाल हो आया था। उसके होंठ भिंचे हुए थे और नाक तेजी से फूल पिचक रही थी। छोटी से छोटी चीज भी उसके लिए नाक का सवाल हो जाती थी। फिर गुड़िया की शादी तो मोहल्ले में उसकी इज्जत का सवाल था। बाहर खिड़की से आती पी पी ढम ढम धूम धड़ाम की आवाजें ये बता रही थीं कि अवंतिका के गुड्डे की बारात आ गई थी। उसने गुड़िया को मुझे थमाया और बाहर चली गई। पहली बार उसने गुड़िया मुझे दी थी। मैंने उसे प्यार से सहलाया। उसका निशान देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई चोट लगी हो। कुछ कुछ वैसे ही जैसे पिछली गर्मी की छुट्टियों में
साइकिल से गिर जाने पर मुझको लग गई थी। मुझे एक आइडिया आया। मोच वाले पैर को घसीटते हुए मैं दवाई का बक्सा लाई और वही सफ़ेद मलहम गुड़िया को लगा दिया। वाकई वो लाल निशान गायब सा हो गया था। मैंने उसकी नथनी ठीक की, घूंघट सही किया और लड़खड़ाते हुए जिज्जी को खोजते हुए चल दी। खुशी के मारे मेरा सूजा हुआ पांव जमीन पे नहीं पड़ रहा था। तभी मुझे बरामदे में मूड़ों पर बैठी जिज्जी और उनकी सहेलियां नजर आईं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी गुड़िया दिखा के उन सबको चौंका दूंगी। तभी खंबे के पीछे मेरे पांव ठिठक गए। उनकी तेज आवाजें यहां तक सुनाई दे रही थीं। अरे उस गुन्नी ने सब गुड़गोबर कर दिया सच्ची। तूने उसको जाने क्यों दिया अंदर? अवंतिका गुस्से में बोल रही थी। उसकी हाँ में हाँ मिलाते उसकी चमची राधिका बोली, हाँ, अरे जानबूझ के नेहा ने गुड़िया का चेहरा बिगाड़ा होगा। तेरे जैसी तो लगती भी नहीं है वो। क्या कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे उसको? ये पता नहीं किसकी आवाज थी। मैंने होंठ भींच लिए, आंसुओं को गिरने नहीं दिया। मेरी जिज्जी कभी नहीं कह सकती कि मैंने उनकी गुड़िया बिगाड़ी है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिज्जी तो मेरे खिलाफ कभी कुछ सुन तक नहीं सकती है। कैसा पटर पटर बोल रही हैं सब। अभी देखना कितना कस के जिज्जी सबको डांट लगाएंगी। लेकिन जिज्जी नहीं मुड़ी, नहीं कुछ कहा। उसकी सहेलियां मुझे ताने मारती ही चली गईं और मेरे पैर से होता हुआ वो दर्द मेरी आंखें बंद करता चला गया। गुड़िया मेरे हाथों से गिर गई। तब जाके जिज्जी मुड़ी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो तेज बुखार था। फिर गुड़िया का ब्याह हो गया, मेरा बुखार ठीक होता गया और पैर में प्लास्टर भी चढ़ गया। लेकिन मेरे अंदर की उथल पुथल कोई नहीं देख पाया। धोखे का मतलब तब नहीं पता था, लेकिन दर्द वही महसूस हो रहा था। मेरी नन्ही दुनिया की नींव हिल गई थी। मेरा आदर्श, मेरा भरोसा, मेरा वजूद सब उस शाम टूट के बिखर गया था। क्या सोच रही थी, क्या महसूस कर रही थी, ये उस वक्त मैं भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जिज्जी जैसी नहीं बनना है मुझको, ये बुदबुदा जरूर रही थी। शायद तभी से जिज्जी की बनाई घुन्नी का सांचा तोड़कर नेहा को बाहर निकालने की मेरी कोशिश शुरू हो चुकी थी। और बड़े होते होते मेरी वो कोशिशें तेज होती चली गईं। सबसे पहले मैंने जिज्जी की नकल में अपने माथे पर झूलती लट को कटवा दिया और उसके जैसे फ्रिल वाले कपड़े पहनने बंद कर दिए। मम्मी की सिली शर्ट पहन के जब आईने के सामने खड़ी हुई तो पहली बार खुद को देखा। खुद में जिज्जी की छाया को नहीं। जैसा हिलते हुए दांत में मीठा सा दर्द होता है ना, वैसा ही कुछ लगा। कुछ अजीब सी लग रही थी मैं, पर मैं खुद के जैसी लग रही थी, किसी और के जैसे नहीं। चल गुन्नी, उस दिन जब कत्थक क्लास में जाते वक्त जिज्जी ने आदतन अपने घुंघरुओं की थैली मुझे पकड़ाई तो पहली बार मैंने उसे नहीं थामा। नहीं जी, ये शब्द जो मेरे गले में फंसा तो कभी निकल ही नहीं पाया। मैं कराटे सीखने जाऊंगी। उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। हमेशा चुप्पा समझी जाने वाली लड़की का बोल पड़ना पूरे घर को हैरान कर गया था। वक्त गुजरने के साथ ये तो आए दिन की बात होती चली गई। वो कहती, चलना नेहा खो खो खेलते हैं, या कभी कहती, मेरा लाल कुर्ता लेगी ना, अरे वही जिसके मोती वाले बटन तुझको इतने पसंद थे। तो मैं ना में सर हिलाते हुए किसी किताब में डूब जाती। हमारे रास्ते धीरे धीरे कितने अलग होते जा रहे थे, लेकिन मेरे मन में अभी भी घुन्नी छिपी हुई थी जो जिज्जी के लिए किलकती थी। उसकी ओर नम आंखों से एकटक देखते हुए ये पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों किया तुमने जिज्जी? अपनी गलती मानने की हिम्मत क्यों नहीं की तुमने? मुझे कैसे इस्तेमाल कर पाई तुम, बताओ। कभी कभी वो शायद मेरे सवालों को पढ़ भी लेती, लेकिन जवाब कभी नहीं दे पाती। वैसे भी हमारे बीच खामोशी की दीवार इतनी ऊंची उठती जा रही थी कि कुछ कहने सुनने की नौबत खत्म होती जा रही थी। फिर जिज्जी की पुरानी लिटरेचर की किताबों की ललक भी मैंने तोड़ दी और साइंस स्ट्रीम ले ली। मम्मी ने हैरानी से कहा,
पर तू तो निशा की तरह टीचर बनना चाहती थी ना। मैंने जिज्जी की आंखों में आंखें डालते हुए ठहरी हुई आवाज में कहा, मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी। और MBBS में सिलेक्शन के साथ ही मेरा नाता जिज्जी से टूट ही गया। उनकी शादी के वक्त भी मैं अपने एग्जाम्स की आड़ में गई ही नहीं। मैं अब हॉस्पिटल में व्यस्त थी, खुश थी, फिर भी उनकी कोई न कोई याद कचोट ही जाती थी। दिल के खाली कोने आसानी से कहाँ भरा करते हैं। यादों के गलियारे में घूमते हुए न जाने कितना वक्त गुजर गया। तभी नर्स की दस्तक सुनकर मेरा ध्यान टूटा। जल्दी से कार्ड को छुपाने के लिए उसके ऊपर फाइलें रखते हुए मैंने कहा, कम इन, और अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ध्यान था कि बार बार उसी कार्ड की तरफ जा रहा था। क्यों जाऊं भला मैं? क्यों इतने साल बाद मेरा ख्याल आया उनको? या सचमुच वो भी मुझको भूली नहीं थी? शायद मुझे बस ऐसे ही इन्फॉर्म किया हो। लेकिन फिर उस लेटर का क्या मतलब था? और गुड़िया के ब्याह का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? उनके लिए ये सचमुच मुश्किल रहा होगा। क्या वो वाकई हमारे बचपन को इतना मिस करती होंगी? खुद का बिहेवियर उनको क्या कचोटता होगा? ठंडी कॉफी और सख्त हो चुके सैंडविच को डस्टबिन के हवाले करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। सुबह हो चुकी थी। मेरा हॉस्टल वापस जाने का वक्त हो गया था। अपना सामान समेटते हुए मेरी उंगलियां एक बार फिर शादी के कार्ड पर ठिठक गईं। जहन में फिर जिज्जी का चेहरा झलकने लगा था। सड़क पार करते वक्त मेरी उंगली कस के थामे जिज्जी, छत पर लेटकर रात में चांद पर नानी को दिखाती जिज्जी, मेरे शरबत के ग्लास में चुपचाप 1 चम्मच चीनी और डाल देने वाली जिज्जी, और भी ऐसी न जाने कितनी यादें मेरी पलकों में झिलमिला गईं। और रोकते रोकते भी कुछ आंसू गिर के वहीं ठहर गए जहां जिज्जी मेरे लिए लिखे शब्दों को ठीक से मिटा भी नहीं पाई थी। या शायद उन्होंने दिल से ये कोशिश की ही नहीं थी। हमारे बीच खड़ी खामोशी की दीवार के किसी झरोखे से उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिया था। उसे थामूं या नहीं, अब फैसला मुझको लेना था। रिश्तों की पश्मीना मेरे दिल के किसी छल्ले से होकर गुजर रही थी। जिज्जी की उस खामोशी ने मेरा दिल तोड़ तो दिया था, लेकिन कमतरी के एहसास से मुझको आजाद करा दिया था। एक सकुचाती पिछलग्गू से मुझको डॉक्टर नेहा बना दिया था। उनकी छाया से निकल तो आई थी मैं, लेकिन उनके साथ की कमी हमेशा महसूस की थी। और अब वक्त आ गया था कि हर कमी पूरी हो जाए। खिड़की से आती गुनगुनी धूप सहला रही थी। मेरे इस एहसास को और मजबूत कर रही थी कि अपनों को माफ कर देना उनके दिए दर्द का सबसे बड़ा इलाज होता है। कमरे से बाहर निकलते हुए मैं बरसों के पसरे खामोशी के दायरे से भी बाहर निकल रही थी। एक और गुड़िया के ब्याह में शामिल होने जा रही थी। बचपन की हर टीस पर मरहम लगाने जा रही थी। आज फिर एक खंबे के पीछे खड़ी मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन आज मेरे दिल का हर खाली कोना भर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।